नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहली खबर देहरादून से आ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता धन सिंह नेगी ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस नेता धन सिंह नेगी ने दिया इस्तीफा। टिहरी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं धन सिंह नेगी। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। 3 दिन में 3 बड़े नेता दे चुके हैं इस्तीफा। विजयपाल सजवाण, मालचंद, धन सिंह नेगी ने दिया इस्तीफा। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही साथ उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। कांग्रेस के नेता धन सिंह नेगी का इस्तीफा सामने आ चुका है। इससे पहले भी नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से धन सिंह नेगी के इस्तीफे की खबरें कांग्रेस से आ रही हैं, जानकारी कि इससे पहले भी नेता इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूर्व के 1 महीने में हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उनके साथ चलते हुए जो कांग्रेस नेता हैं या उनकी लहर में जो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की जो लहर की बात की जाती है उसकी तरफ बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो पूर्व विधायक रह चुके हैं टिहरी सीट से धन सिंह नेगी, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। निजी कारण वो भी बता रहे हैं। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में भी उनकी ज्वाइनिंग भाजपा में हो जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री जो रह चुके हैं उनकी भी जो बेटी है अनुकृति गोसाई, उन्होंने भी साफ तौर पे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। 2022 विधानसभा चुनाव में वो अपने ससुर के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी और उसके बाद उन्होंने लैंसडाउन से जो विधानसभा का चुनाव है वो भी लड़ा था। और उसके बाद जब पार्टी की जो लहर है वो भाजपा की तरफ जाती हुई नजर आई तो दोनों ही नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि अनुकृति गोसाई और धन सिंह नेगी जल्द ही भाजपा का दामन थामेंगे। और इस तरह की 1 महीने से जो पूरी कहा जा सकता है जिस तरह से वरिष्ठ नेता भाजपा की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी चिंतित नजर आ रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे जिसमें मनीष खंडूरी, जिन्हें पिछली बार लोकसभा से जो पौड़ी लोकसभा सीट से लड़ाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने निराशा देते हुए भाजपा का दामन थामा हुआ है। वहीं अगर अनुकृति की बात करें तो वो भाजपा से कांग्रेस आई थी और उसके बाद उन्हें सीधा टिकट दिया गया लैंसडाउन का विधानसभा 2022 चुनाव में, तो वहां से उन्हें हार मिली थी। लेकिन पार्टी ने उन्हें भरोसा दिखाया था, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं उन्हें पार्टी मौका देती है और ऐसे में उन्हें निराशा यहाँ पर साफ तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है। जो सालों साल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं उन्हें कोई जो पार्टी के टिकट के लिए लगातार मेहनत करते हुए नजर आते हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। बाहर से आते हुए जो लोग हैं वो टिकट प्राप्त करते हैं और उसके बाद चुनाव भी हार जाते हैं और अब वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है कांग्रेस पार्टी का वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी निराश होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जब सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके आने वाली सीट पर जो आने वाली लोकसभा चुनाव है उस पर खासा असर नजर आता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो एक तरफ तमाम नेता कांग्रेस को झटका देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से 5 प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं, कांग्रेस में प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ स्थिति बन रही है? देखिए, अगर हरिद्वार सीट की बात की जाए तो वहाँ की जो चर्चाएं हो रही हैं वो कश्मकश की चर्चाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच 1-to-1 की बात की जा रही है कि उनके बीच जो बहस हो रही है उसके कारण जो प्रत्याशियों की जो स्थिति है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन माना जा रहा है कि कल शाम तक एक पीसी होने वाली है कांग्रेस की और उसमें दोनों सीटों का जो प्रत्याशी है वो घोषित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस भी इस बार में श्योर है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है राष्ट्रीय स्तर पर और उसमें जो उत्तराखंड के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि हरिद्वार से हरीश रावत ही लड़ेंगे क्योंकि मजबूत कैंडिडेट है और माना जा रहा है कि पार्टी को वो मजबूती दिलाने का कार्य भी वहां पर करेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कल शाम तक जो दोनों प्रत्याशियों के जो नाम है वो घोषित किए जा सकते हैं। इसके बाद पार्टी जो प्रचार प्रसार है वो 5 लोकसभा सीटों पर अपना तेज करेगी क्योंकि कांग्रेस का भी ये दावा है कि हम 5 लोकसभा सीटें इस बार अर्जित करेंगे और 2 कार्यकाल की मैं
बात करूं 2019 से इससे पहले और उसके बाद जो 2 चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव में, उसमें 5 सीटों पर भाजपा ने कमल खिलाया है। तो ऐसे में जो रेगुलरिटी है वो कांग्रेस को तोड़ने की बहुत ज़रूरत है कि जो कार्यकर्ता का जो मनोबल है, जो विधानसभा चुनाव में भी टूटा और उसके बाद जब उपचुनाव हुए बागेश्वर के, तो उसमें भी मनोबल टूटा। तो ऐसे में पार्टी का जो मनोबल है वो दोबारा लौटाने के लिए लोकसभा चुनाव में 1 सीट कांग्रेस को अर्जित करनी बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जिस तरह से जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भाजपा का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस अभी भी मुसीबत में साफ तौर पर नजर आती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल तुषार, जिस तरह से लगातार कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। ये तमाम घटनाक्रम होने के बाद में कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि जो कार्यकर्ता है उनका थोड़ा मनोबल जरूर टूटा है, लेकिन जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं वो कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे हैं, नेताओं से वार्ता कर रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल ना टूटे। क्योंकि जो नेता वहाँ पर जा रहे हैं वो पहले भाजपा में ज्वाइन थे, उसके बाद उन्हें कांग्रेस में आया गया। क्योंकि सारे नेताओं की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो जितनी भी राजनीति रही है वो फ्लक्चुएटेड रही है। कई नेता जो धन सिंह नेगी की जिस तरह से इस्तीफा दिया है वो पहले भाजपा में थे, अब वो कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बीच वो कांग्रेस में आए, उसके बाद फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपना दामन फिर भाजपा को देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लक्चुएशन यहाँ पर रहती है वो हमेशा देखने को मिलती है। जो मजबूत पार्टी रहती है उसकी लहर की तरफ जो कैंडिडेट्स हैं वो जाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी है फिलहाल उनका कहना है कि थोड़ा बहुत मनोबल तो टूटा है, लेकिन पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। लगातार जो कैंपेनिंग है, प्रचार प्रसार है, उसे तेज किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है उन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि उनका मनोबल ना टूटे, वो लगातार जो पार्टी की जिम्मेदारियां हैं उन पे वर्क करते रहे। तो ऐसे में कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारने में कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो इस्तीफा का दौर लगातार जारी है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। वहीं भाजपा का ये कहना है कि हमने 75% अधिक वोट पाने की जो संकल्प लिया है, हर सीट पे 5 लाख अधिक वोट पाने की जो संकल्प लिया है उसे हम पूरा करेंगे। 5 जीत का जो वादा है वो तो हम पूरा करेंगे, इसमें वो कॉन्फिडेंट है कि 5 सीट वो लाने वाले हैं। लेकिन इस बार जो जीत होगी, प्रचंड जीत होगी, और उसके तहत ही जो ज्वाइनिंग है वो हम भाजपा में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में भाजपा अपना जो होमवर्क है वो करती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस का जो मनोबल है वो साफ तौर पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार, हर की पैड़ी पर किया गंगा पूजन, कार्यकर्ताओं के साथ किया गंगा पूजन, संतों से लिया जीत का आशीर्वाद। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। तो हरिद्वार से इस वक्त की अहम जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार, संतों से लिया जीत का आशीर्वाद। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस मौके पर रहे मौजूद। हर की पैड़ी पर पूजन अर्चन के कार्यक्रम में की शिरकत। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत हर की पैड़ी पर गंगा पूजन करने के लिए पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ किया गंगा पूजन, जीत का लिया आशीर्वाद। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय को भी सजाया संवारा जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं, उपलब्धि और गारंटी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे बीजेपी के नेता और आम जनमानस पीएम के विकास योजनाओं से सीधा जुड़ सके। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बाद पूरे देश भर में चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में भी जो भाजपा कार्यालय है उसका रंग रूप अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जगह जगह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है और साथ साथ जो 10 सालों के काम है वो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आते हैं। उज्ज्वल समृद्धि जो योजना है उसके तहत जिस तरह से जो गांव-गांव तक बिजली पहुँचाई गई है उसकी यहाँ पर झलकियाँ दिखाई गई हैं। साथ साथ किसानों के लिए जिस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि से 11.8 करोड़ किसानों को सीधी आर्थिक मदद पहुँची है। साथ साथ जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना चल रही है और साथ साथ जिस तरह
से उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो महिलाओं को आरक्षण लगातार दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार जो सरकार है वो कार्य करती हुई नज़र आ रही है। साथ साथ केंद्र की जिस तरह से उज्ज्वल योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं, तो तमाम जो गारंटी है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने 10 वर्षों में कार्य किया है वो उनकी झलकियाँ यहाँ पर नज़र आती हुई नज़र आ रही है। आपको सामने की तरफ राम मंदिर नज़र आएगा जो 500 वर्षों तक जिसका इंतज़ार किया है। इनका भाजपा का पहले से मंत्र रहा है, विकास भी रहेगा और विरासत भी। तो इसी के तहत जो भारतीय जनता पार्टी है वो कार्य करती है और इसी के तहत जो भाजपा कार्यालय पूरी तरह से सजाया गया है। यहाँ पर अलग अलग जो मोदी की गारंटी है और उनकी योजनाएं हैं 10 सालों की, वो यहाँ पर झलकती हुई नज़र आ रही है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी गोरखा प्रकोष्ठ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मालाराज लक्ष्मी शाह समेत कई नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ गोरखा समाज के तमाम लोग इस मौके पर मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोरखा समाज बीजेपी के विचारों से जुड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी गोरखा प्रकोष्ठ द्वारा एक गोरखा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मैं उस विधानसभा का विरोध करता हूं जो प्रदेश की गोरखा बाहुल्य विधानसभा है, जहां 28,000 से अधिक गोरखाली वोट है और मुझे समाज का आशीर्वाद 3 बार से मिल रहा है। सामने गोरखाली प्रत्याशी होने के बावजूद इस क्षेत्र से मेरे को विजय मिलती है और आज ये सम्मेलन आने वाली चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार से आज सारे संगठन एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ये एक ऐसी कौम है जो स्वाभिमानी कौम है, ईमानदार कौम है, मेहनतकश कौम है और साथ में ये बलिदानी कौम है। और इनके बारे में कहा गया है कि अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। यानी कि ऐसे गोरखा का सम्मेलन अभी यहाँ पे हो रहा है, तो इनके इस सम्मेलन में मुझे आने का मौका मिल रहा है। मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ और निश्चित रूप से अनेकों जो सेना में हमारे आज इस समाज के लोग हैं वो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए, बलिदान के लिए जाने जाते हैं, तो उनके सम्मेलन में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जानते हैं कि मेरे ही क्षेत्र के अमर शहीद दुर्गामल, जिनके लिए हम कह सकते हैं वो हमारे लिए प्रेरणा का उन्होंने काम किया और उनके लिए दुर्गाला में चाहे उनकी मूर्ति लगानी हो, चाहे दुर्गाला चौक का नाम रखना हो, चाहे डिग्री कॉलेज का नाम उनके नाम से रखना हो या फिर डाक टिकट जारी करने की बात हो, हमने उसमें जिस प्रकार से काम किया। खबर हल्द्वानी से है, जहां आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1010 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें से 597 ग्रामीण बूथ शामिल हैं। लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें नैनीताल जिले में 7,98,276 मतदाता हैं, जिनमें से 4,14,702 पुरुष और 3,83,558 महिला मतदाता शामिल हैं। साथ ही साथ 16 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल है। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार सभी जो हमारे अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं कराई जानी होती हैं, मैन पावर, मटेरियल और अन्य प्रकार की, वो सभी करा ली गई हैं। ट्रेनिंग्स लगातार चल रही हैं। जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका गठन प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद जो संख्या फ्रीज करी जानी होती है, जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी इसमें, वो कर ली गई है। इसके बाद जो अन्य प्रक्रिया हैं पोलिंग पार्टी के गठन की और उसकी, वो जो समय पर जैसे जैसे उनका समय आता है रैंडमाइजेशन करके करी जाएंगी। साथ में जो मतदेय स्थल हैं उनको भी, पोलिंग बूथ को सभी को तैयार कर लिया गया है। जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से जो डोली है, व्हीलचेयर है, इस प्रकार की सुविधाएं करी जा रही हैं।
नैनीताल के भीमताल में नगर पालिका ने आदर्श आचार संहिता लगते ही सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भीमताल नगर पालिका ने खुटानी चौराहे में राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाए। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि पहले 24 घंटे में सरकारी स्थानों से ये बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों के साथ ही साथ भवनों से भी बैनर पोस्टर हटाकर झंडे हटाने का कार्यक्रम किया जाएगा और आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। इसको लेकर नगर पालिका भीमताल ने शुरुआत कर दी है। इसी क्रम में नगर पालिका के कर्मचारी ने विद्युत गाड़ी की मदद से बड़े होर्डिंग बैनर को भी हटाया। पालिका द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर तो सरकारी संपत्ति से पोस्टर बैनर हटाए जाएंगे। तो अगले 24 घंटे में सार्वजनिक भवनों से और स्थानों से हटाए जाएंगे। उसके अगले 24 घंटे से पब्लिक पर्सनल आवास से हटाए जाएंगे। हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी आदर्श आचार संहिता लगते ही सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक पोस्टर हटाना शुरू कर दिया। हरिद्वार के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित चौक चौराहों से राजनीतिक पोस्टर बैनर हटाए गए। वहीं हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी और नोडल निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन का कहना है कि पहले 24 घंटे में सरकारी स्थान से बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों के साथ ही साथ घरों और मकानों से भी बैनर पोस्टर झंडे हटाने का काम किया जाएगा। जब आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो एमसीसी के बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो हमारे को पालन कराना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी सरकारी दफ्तरों में सरकारी जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या फिर अन्य सरकारी मंत्रियों की जो भी फोटोज रहती हैं वो सब हमारे को हटानी पड़ती है। सरकारी जो भी स्कीम्स हैं उनके भी जो बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे, वो हम सभी को 24 घंटे के अंदर हटाना है। वैसे ही 48 घंटे के अंदर अंदर एमसीसी की जो टीम है वो सभी पब्लिक प्रॉपर्टीज से ये सारी बैनर्स पोस्टर्स को हटाने का काम करेंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो इसी के साथ ही साथ पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी में पोस्टर वॉर की राजनीति शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर इस समय गणेश गोदियाल और अनिल बलूनी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें सांसद अनिल बलूनी को दिल्ली वाला बताया गया है और कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पहाड़ का निवासी बताया गया। मैं तो इसका बहुत एक छोटा सा जवाब आपको दूंगा कि अनिल बलूनी जी एक जो हमारे युवा सांसद के रूप में पौड़ी से जीत के जाएंगे भारी बहुमत से, वो रियल में ये जो आने वाली जो सदी है, इस सदी के वो पहाड़ के विकास पुरुष साबित होंगे। अगर आप अनिल बलूनी जी को देखें, 5 साल का उनका जो सांसद का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी वही एक ऐसा व्यक्ति था जिससे उत्तराखंड की हर पल हर क्षण चिंता की है। भाई जो विरोधी पक्ष के प्रत्याशी हैं वो तो मंत्री स्तर तक रह चुके। भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में भाजपा ने 5 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, तो वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर अपना मंथन कर रही है। संभावना यह है कि सोमवार को दोनों सीटों के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, जिसके तहत बीजेपी मोदी की गारंटी और योजना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी गारंटियों के साथ प्रदेश भर में प्रचार प्रसार कर रही है। निश्चित तौर पर तारीख आने के बाद से ऊर्जा दोगुनी हो गई और अब टारगेट डेट हमको मिल चुकी है। ऐसे में कल का हमें इंतज़ार है जब 2 प्रत्याशियों की और घोषणा होनी है और उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी 4th गियर में अपना प्रचार प्रसार करेगी और अभी भी 3 प्रत्याशी जो हमारे घोषित हो चुके हैं वो अपने अपने क्षेत्र विशेष में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देख लीजिए, बलूनी जी दिल्ली में पोडवाल को ज्वाइन करा रहे हैं, गायिका को, तो ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का टोटा हो गया जो लोगों की ज्वाइनिंग तक नहीं करा पा रहे मुख्यालय में और पौड़ी से दौड़ लगानी पड़ रही है बलूनी जी को मुख्यालय। जिस बलूनी को इस वक्त जो है ताबड़तोड़ प्रचार करना चाहिए था, पहली बार वो इस तरह से बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार तो फेल हो गए, पहले पार्टी ने टिकट दिया है उनको पर वो साबित नहीं कर पाए अपने आप को, ये लिटमस टेस्ट था उनका। दूसरी तरफ आप हमारे प्रत्याशी को देखिए, कोई डांडी कांडी नहीं छोड़ी,
कोई नाले खाली नहीं छोड़े जहां प्रचार नहीं चल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है कि हल्के में लेने का मुगालता पाले बैठी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां पहले से कर रखी हैं और चुनाव की जैसी तिथि घोषित की गई है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ स्तर पर जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो कार्यक्रम तय किए वो कार्यक्रम हमारे सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही कल 18 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो 5 प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों की आदरणीय हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम जी उनकी चुनाव प्रत्याशियों के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी रहने वाले हैं और आगे 5 लोकसभा में किस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनेगी उस पर विचार विमर्श कल होने वाला है। देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव के साथ ही साथ मंगलौर विधानसभा में भी उपचुनाव हो जाएंगे, ऐसे सभी लोगों को उम्मीद थी, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। पर जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया उसमें मंगलौर विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं था। वहीं मंगलौर विधानसभा के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि उन्होंने स्वर्गीय विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई है, पर उस पर 25 नवंबर को फैसला लिया गया था। इस पर चुनाव आयोग ने मंगलौर विधानसभा के चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया, इसका कारण नहीं समझ आ रहा। रही होगी, अब मैं नहीं कह सकता क्या प्रक्रिया रही होगी, लेकिन जो है ये कह रहे हैं इलेक्शन पिटीशन, तो इलेक्शन पिटीशन की वापसी के आदेश हुए हैं। कोई प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया, कोई आखिरी लम्हे की रह गई हो अलग बात है। ये सरकारी गज़ेट है उत्तराखंड का, इसमें ये देखिए 73वें पेज पर छपी हुई है 21 फरवरी 2024 इलेक्शन पिटीशन नंबर ये 2022 काजी निज़ामुद्दीन पिटिशनर वर्सेस सरवत करीम अंसारी, ये इसकी वापसी का ये गज़ेट प्रॉपर छपा हुआ है, सरकारी दस्तावेज है। आयुष्मान योजना से जुड़े अस्पताल निशुल्क इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों से जांच के नाम पर भारी भरकम पैसा यहां पर वसूला जा रहा है। किसी मरीज से पैथोलॉजी तो किसी से रेडियोलॉजी जांच के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। ये शिकायत मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने प्रदेश के 153 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को सालाना 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन देखा यह जा रहा है कि अस्पतालों की ओर से ज्यादा पैसा पैथोलॉजी जांच के नाम पर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के नाम पर वसूले जा रहे हैं। स्कीम आयुष्मान जो योजना है जो कि इलाज से संबंधित होती है, जिसमें कि निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान है। सुनने में आता है कि चिकित्सा जो सूचीबद्ध प्राइवेट चिकित्सालय हैं उनके द्वारा धनराशि लिए जाने की शिकायत ऐसे सुनने में आता है, लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा कि जिस किसी के साथ भी ऐसा अगर वाकया होता है तो वो लिखित में शिकायत यहाँ पर प्रेषित कर सकता है, और जो स्कीम के अंतर्गत प्रावधान है अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर अस्पताल में पेनल्टी लगाई जाती है, और जिस व्यक्ति का से पैसा लिया होता है उसको वापस किए जाने का भी पूरा इंतजाम योजना के अंतर्गत है। मसूरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सीवरेज लाइन डालते हुए पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा गिरने से 2 मजदूर उसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें से एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों ने आनन फानन में दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला है। दोनों मजदूरों को 108 एम्बुलेंस से मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। उप जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर मोहित कुमार ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। अगर इस पूरे मामले में ठेकेदार की लापरवाही नजर आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बताया गया कि अभी 2 पेशेंट आने वाले हैं, तो उनमें से एक पेशेंट तो अभी हमारे पास पहुंच गए थे पहले, तो जिनको जो मिट्टी में दबे बताया गया था, साइड पे काम कर रहे थे, मिट्टी में दब गए थे। इनको चेस्ट में इंजरीज हैं और स्पाइन में इंजरीज बता रहे हैं, एग्जामिन में करके देखा तो इनको तो चेस्ट एक्सरे के लिए एक्सरे कराना पड़ेगा, इनका एक्सरे स्पाइन का भी और चेस्ट का भी। वो स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है, सेफ्टी में। और दूसरा पेशेंट है तो ऑन द स्पॉट ही मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।